जितने बड़े हमले ममता बनर्जी कर लेती हैं, नीतीश कुमार कर लेते हैं मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर, क्या ये परिस्थितियां, आपने इंदिरा जी का भी दौर देखा है इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूं, क्या ये परिस्थितियां यदि इंदिरा जी के समय होती जब उनका प्रधानमंत्रित्व काल था और उस समय भी आप सियासत में थे, आपने देखा कि क्या ऐसा संभव था कि इंदिरा जी के सामने कोई इस तरह की बात करे और वो बर्दाश्त कर ले? कोई काल अब तक वो सरकारें नहीं रहती, जितनी कड़क होती है, जितना बदले की भावना थी, वो ये सरकारें नहीं रहती। आप मान के चलिए तो मैंने बहुत सी सरकारों को भंग करते देखा। सियासत के सबसे सफलतम चाणक्यों में से एक उत्तर भारत के अगर देखा जाए तो आपको धन्यवाद। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर हूँ कि जीवन में कहीं नीचा देखना नहीं पड़ा। दोस्तों नमस्कार, हमारे साथ नरेश अग्रवाल साहब हैं और नरेश अग्रवाल साहब देश के उन सियासी चेहरों में आपकी पहचान है जिन्हें सार्वजनिक जीवन में और राजनीति में लगभग 5 दशक का वक्त हो गया है। बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, इंडियन पॉलिटिक्स को देख रहे हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राष्ट्रीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश में संसद का हिस्सा रहे माननीय सदस्य के रूप में, उत्तर प्रदेश की असेंबली में, स्टेट असेंबली में भी माननीय सदस्य के रूप में और मिनिस्टर के रूप में भी आपने योगदान दिया है। नरेश जी, देश की सियासत को आप इस समय किस रूप में जाता हुआ, किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं? प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तमाम वो मुद्दे रेज हो रहे हैं जो कुछ सालों पहले भी चुनाव में मुद्दा थे और उन मुद्दों का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन घूम फिर के वो मुद्दे सामने लाए जा रहे हैं। और कांग्रेस के साथ साथ सत्यपाल मलिक साहब को आप किस रूप में देखते हैं? वो बीजेपी ने उन्हें कई बार गवर्नर भी बनाया और अहम जिम्मेदारियां दी और वो लगातार अपनी सरकार, अपनी ही पार्टी के विरुद्ध बड़े बयान दे रहे हैं। देखिए, 50 वर्षों में मैंने करीब 10 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया, जिसमें 8 मुझे व्यक्तिगत जानते थे और 11 मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया जो मुझे व्यक्तिगत जानते। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि राजनीति में इतिहास के पन्ने ही पलट रहे हैं। राजनीति में कोई नई चीज नहीं हो रही, जो बढ़ता है उस पर आरोप लगते हैं और इस देश में एक परंपरा बन गई है कि विरोध के लिए विरोध करना। मैं जानता हूं कि प्रजातंत्र में विपक्ष अच्छा होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, लेकिन अगर रचनात्मक भूमिका विरोध निभाए तो मैं समझता हूं ज्यादा अच्छा होगा। इस देश में रचनात्मक की जगह विरोध करना, आरोप लगाना, निजी व्यक्तिगत जीवन का आरोप लगाना, ये नई परंपरा हो गई, ये अच्छी परंपरा नहीं। मोदी जी आज दो मुद्दों को लेकर चले जो एक बार इंदिरा जी गरीबी मिटाओ के नारे के नाम पर चली थी, और प्रधानमंत्री की जितनी योजना सब सफल हो रही है। पहले तो राजीव जी कहते थे 85%, तो बीच वाले खा जाते 15% पहुंचता है, लेकिन जनधन खाते के बाद जब सीधा उनके खाते में पैसा जाना शुरू हो गया तो योजनाओं का लाभ भी उसी हिसाब से ज्यादा हुआ। तो उन सब सफलताओं के विरुद्ध में ये विपक्ष एकजुट होकर नित्यानंद भ्रमक आरोप प्रधानमंत्री जी के ऊपर लगा रहा है और ये आरोप कहीं पर से सत्य नहीं है। हिंदुस्तान बदल रहा है, वो बदलेगा जहां सत्यपाल मलिक जी का सवाल है। जी जी, विपक्ष के अलावा ये तो आपके ही खेमे के माने जाते हैं। अभी तक ऑफिशियली पार्टी ने इनको बाहर नहीं किया है। गवर्नर कई राज्यों में गवर्नर है कि जब पद से लोग हट जाते हैं तब तमाम आरोप लिखाते हैं, किताबें लिखते हैं, लेकिन जब पद पर बने रहते हैं तो उन चीजों का विरोध क्यों नहीं करते? अगर उसी समय विरोध करें तो बात को अच्छा माना जाता है। मलिक जी जो आरोप लगा रहे हैं, तो मलिक जी कहते हैं गलत था उस समय, फिर तुमने स्वीकार क्यों कर लिया? आपको समय नहीं स्वीकार करना चाहिए था। मैं मलिक जी के आरोप को कहीं बड़ी भारी साजिश मान रहा हूं।
जब राहुल गांधी को लेकर एक कंट्रोवर्सी हुई, उन्होंने जो मोदी कास्ट नेम पर, मोदी सर नेम पर एक डिस्प्यूटेड स्टेटमेंट दिया, फिर कोर्ट से उनकी मेंबरशिप निलंबित हो गई, फिर हायर कोर्ट में गए, प्रक्रिया चल रही है, फिर राहत मिलने की बात, और ये कहना बार बार कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं डरूंगा नहीं, डरो मत। तो क्या ऐसा दिख रहा है कि सरकार क्या डर का माहौल बना रही है, या एजेंसियों के दुरुपयोग की बात जो कांग्रेस कहती है कि लोग प्रश्न न करें, जैसे सतपाल मलिक ने मुद्दा उठाया, सही या गलत जो भी, और ये बात सही है कि उन्हें सीबीआई ने क्वेश्चन कर लिया, उन्हें बुला लिया, समनिंग हो गई, सवाल जवाब हो रहा है। इशू ज़रूर उनके कार्यकाल का कुछ रहा होगा पहले जिसके लिए बुलाया गया। तो ये जो बार बार विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि देश में प्रश्न करना मुश्किल हो गया है। आप मोदी जी को करीब से जानते हैं और मोदी जी के साथ आपकी जो निकटता है वो बतौर विपक्ष के सदस्य के रूप में, जब आप विपक्ष के माननीय सदस्य थे तब भी मोदी जी का काम आपने देखा, और बीजेपी मेंबर के रूप में भी आप उनको देख रहे हैं। दोनों स्वरूपों में, दोनों परिप्रेक्ष्य से आप उनको देख चुके हैं। क्या वाकई में प्रश्न करना मुश्किल हो गया है, या देश में ये अघोषित आपातकाल है, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है? देखिए, मैं विपक्ष में भी था, मैं कोई चीज करने में संकोच नहीं करता था। मेरे भाषण सुनिए, सदन में आपने कई मुद्दों को रेज भी किया, कई बड़े प्रधानमंत्री जी बैठे थे, उनके सामने भी मैंने मुद्दों कहा। मुझे कोई अब तक ईडी सीबीआई की नोटिस नहीं मिली है, और ये ईडी सीबीआई की शुरुआत तो कांग्रेस ने करी थी। जो राज्य का मुख्यमंत्री उनका प्रिय नहीं होता तो उसकी सरकार गिराने में इन्हीं को इस्तेमाल किया जाता था। अब वही चीज आपको बुरी लग रही है, जबकि मोदी जी के कार्यकाल में तो कोई स्टेट गवर्नमेंट बर्खास्त नहीं हुई अभी तक। नहीं, कभी उन्होंने इंदिरा जी के कार्यकाल में कई राज्य सरकारें बर्खास्त करना इंदिरा जी का एक, मैं कहूंगा क्या, शौक था। लेकिन मोदी जी कभी 356 नहीं लगा। जितने बड़े हमले ममता बनर्जी कर लेती हैं, नीतीश कुमार कर लेते हैं मुख्यमंत्री होते हुए प्रधानमंत्री के ऊपर, क्या ये परिस्थितियां, आपने इंदिरा जी का भी दौर देखा, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ, क्या ये परिस्थितियां यदि इंदिरा जी के समय होती, जब उनका प्रधानमंत्रित्व काल था और उस समय भी आप सियासत में थे, आपने देखा कि क्या ऐसा संभव था कि इंदिरा जी के सामने कोई इस तरह की बात करे और वो बर्दाश्त कर लें? कोई काल अब तक वो सरकारें नहीं रहती, जितनी कड़क होती, जितना बदले की भावना थी, वो ये सरकारें नहीं रहती, आप मान के चलिए। तो मैंने बहुत सी सरकारों को भंग करते देखा है। तो ये तो आज मोदी जी बर्दाश्त कर रहे हैं चीजों को, कहीं नीच कह दिया जाता, कहीं सांप कह दिया जाता, कहीं जहरीला सांप कह दिया जाता। ये तमाम चीजें प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहे हैं। मैंने हरदम कहा, मैं विपक्ष में था तब भी मैं कहता था कि आप जो आरोप मोदी जी पे लगा रहे हो, मोदी जी पे आरोप नहीं, देश पे आरोप, क्योंकि प्रधानमंत्री जी एज ए प्रधानमंत्री देश की प्रॉपर्टी है, विश्व के आज 5वें बड़े नेता हैं। तो आप अपने प्रधानमंत्री की अगर मर्यादा कम कर रहे हैं, उनका कद घटाने की बात कर रहे हैं, तो देश के साथ विश्वासघात की बात तरीके से प्रधानमंत्री पे ऐसे छोटे आरोप नहीं लगने चाहिए। मुझे याद है मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उस समय विपक्ष ने चोर चोर के नारे लगाए थे। प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था अगर मैं चोर हूं तो देश, और उस समय भी हम लोगों ने विरोध किया था। नहीं, मैं मनमोहन सिंह पे आरोप नहीं लग रहा है। प्रधान मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष के नेता भी हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और उनके द्वारा जो आपने भी बताया कि प्राइम मिनिस्टर को सांप कहना, जहरीला सांप, इस तरह की संज्ञा देना, तो क्या कांग्रेस में क्या आप देख पा रहे हैं कि ये एक असंतुलन क्यों दिख रहा है? कांग्रेस भाषा की मर्यादा, देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल, बहुत से बड़े नेता कांग्रेस ने दिया देश को, लेकिन कांग्रेस की आज जो कांग्रेस की लीडरशिप है वो धैर्य क्यों खो दे रही है? भाषा का संतुलन इतना ज्यादा। देखिए, पहले लीडरशिप थी कांग्रेस में, और लीडरशिप बनाई भी जाती थी। तो जब लीडरशिप होती तब वर्कर जो है उसमें असंतोष की भावना नहीं दिखाई, उसका भविष्य दिखाई देता है। आज जब लीडरशिप है नहीं, तो कांग्रेस में हर आदमी को अंधकार में भविष्य दिखाई दे रहा है, और ये उस अंधकार में भविष्य की कल्पना है जो कांग्रेस के सामने आई है।
कांग्रेस के लीडर वोट नहीं पा रहे हैं। कांग्रेस के लीडर के साथ जो है वो जानते हैं हमको कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो कांग्रेस इस मारे वोट पा रही है कि देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो जो नहीं देना वोट चाहते हैं वो कांग्रेस को जाते हैं। कांग्रेस के एजेंडे पे कांग्रेस को कोई वोट नहीं मिला है, तो इन नेताओं का तड़पना लाजमी है और मैं इसको बहुत बुरा भी नहीं मानता हूँ। चलिए ठीक है। चर्चाएं होती हैं अक्सर मीडिया में, लोग कभी अमित शाह जी का नाम ले रहे हैं, कभी योगी जी का नाम ले रहे हैं, कभी असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा जी का नाम ले रहे हैं। क्या ये जो 3 नाम चर्चा में हैं, इनमें से कोई दिख रहा है जो भविष्य में आपके अनुभव के मुताबिक जो बेहतर वारिस हो सकेगा मोदी जी की सियासत का? अब वारिस कौन बनेगा मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता। जी जी, ये तो मोदी जी के ऊपर किसको वारिस बनाएंगे, काबिलियत के लिहाज से, पोटेंशियल। लेकिन अभी मोदी जी ही काफी है, तो वारिस बनाने का प्रश्न क्या उठता है जी। और अमित जी भी जितना बोल्डली काम कर रहे हैं, वैश्य समाज में पैदा होने के बाद जितना बोल्डली डिसीजन लेते हैं, मैंने तो इस 50 साल में ऐसा बोल्डली डिसीजन लेते किसी को नहीं देखा है। लोगों ने बीजेपी का चाणक्य मामले में और चुनाव की रणनीति के नाम में अभी अमित शाह जी का कोई भी मुकाबला नहीं। उत्तर प्रदेश की कुछ चर्चा कर लें। निकाय चुनाव शुरू हो गए हैं। अभी बीच में एक चैप्टर सामने आया अतीक अहमद का, और अतीक अहमद का चैप्टर चर्चित हुआ उमेश पाल हत्याकांड के साथ। सदन में अखिलेश यादव ने सीएम पर आरोप लगाया कि लॉ एंड ऑर्डर खराब है, और सीएम ने कहा कि आपकी पार्टी का वो पाला पोसा हुआ माफिया था और हम ज़रूर माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। उसके बाद इनकाउंटर्स भी हुए, एक घटना भी हो गई प्रयागराज में, दोनों की दोनों की हत्या हो गई। आप क्या देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और आपने समाजवादी पार्टी में भी आप पहले रहे हैं, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, इनके जैसे माफियाओं के लिए समाजवादी पार्टी की क्या नीतियां रही हैं? किस तरह से उनकी गवर्नमेंट्स में इन माफियाओं को ट्रीट किया जाता था? देखिए, मेरे ख्याल से समाजवादी पार्टी में नहीं देखते कौन क्या है। मैंने एक बार नेताजी से पूछा था कि नेताजी पार्टी कैसे चल रही है। कहने लगे, नरेश, हमारी पार्टी शंकर जी की बारात है, इसमें हर तरीके का आदमी पलता है, पहुंचता है, लोग हैं, और जहां जिसकी उपयोगिता होती है उसकी वहां उपयोगिता ले ली जाती है। तो जब नेताजी का ये विचार था, अब उन्होंने कई अध्यक्ष बनाए पार्टी के, जिनके ऊपर तमाम गहरे आरोप हैं कानून व्यवस्था के, लेकिन अखिलेश ने कहा इससे क्या होता है, पॉलिटिकल लोगों को तो मुकदमे लगते ही हैं। उन्होंने जिले के अध्यक्ष बना दिए। तो मेरे से समाजवादी पार्टी और उसमें बीएसपी भी है, दोनों को ऐसे लोगों के पालने की आदत है। उनका ऑब्जेक्ट रहता है कि हम सीटें कैसे जीते और सत्ता में कैसे हैं। उनका ऑब्जेक्ट ये नहीं है कि हम सफाई कैसे देखें, हम राजनीति में अपराधीकरण को कैसे रोकें। तो जब ऑब्जेक्ट सिर्फ सत्ता के लिए होता है, तो ये छोटी चीजें उनके लिए छोटी ही रह जाती। आपको याद होगा जब मुलायम सिंह जी सीएम थे, तो 2005 के आसपास ही उत्तर प्रदेश में 2 सिटिंग एमएलएस का मर्डर हुआ था कुछ दिनों के अंतराल पर। एक तरफ कृष्णानंद राय मारे गए थे और दूसरी तरफ राजू पाल मारे गए थे, और शायद उस समय आप भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के मेंबर थे। 2 विधायकों की हत्या हुई थी और लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल भी खड़े हुए थे। दोनों को गोलियों से भून दिया गया था, दोनों सड़क पर मारे गए थे। उस समय की गवर्नमेंट की क्या प्रतिक्रिया थी, मुलायम सिंह जी की क्या प्रतिक्रिया थी, और आपने क्या आभास किया था कि क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ? किस तरह रिएक्ट करना था गवर्नमेंट को जो नहीं किया? ये तो छोड़िए, इससे और बड़ी बात हुई जी। 2 पार्टी के विधायक थे, उन्होंने शाहगंज रेलवे स्टेशन पर कुछ सिपाहियों को गोली से मार दिया। हत्या की रिपोर्ट उनके नाम हुई। मुलायम सिंह जी के खिलाफ अविश्वास आया। नेताजी उन दोनों विधायक को अपने साथ लेकर सदन में आए और अपने पक्ष में वोट डलवाया और फिर उनको वापस घर भेज दिया।
तो ये तो उससे भी बड़ी बात हुई है। तो आप समझ लीजिए क्या प्रतिक्रिया होगी। यानी कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, संविधान, नियम कानून, ये सब प्राथमिकता पे नहीं रहे, अपने निजी फायदे या राजनीतिक फायदे ही प्राथमिकता पे रहे। मेरे ख्याल क्षेत्रीय दलों की प्राथमिकता यही रहती है। खाली ये नहीं, जितने क्षेत्रीय दल हैं सबकी प्राथमिकता अपीलमेंट, सत्ता में आना, कौन सीट जीत सकता है, क्या उसके हालात है, इसको न देखना, ये उनकी प्राथमिकता। देश के सभी, मैं तो कहता हूँ कि अगर क्षेत्रीय दल खत्म हो गए, 2 राष्ट्रीय दल होकर देश का काम करें तो देश में ज्यादा राजनीतिक सुधार। अभी एक आपने देखा होगा बिहार का मामला चर्चा में है कि वहाँ पर एक व्यक्ति ने, जो पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने एक तत्कालीन जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मर्डर कर दिया था। आनंद मोहन की बात कर रहे हैं, और वो जेल में रहे लगभग 15 वर्ष। अब उन्हें बाकायदा नियम कानूनों में संशोधन करके बिहार सरकार ने जेल से निकाल दिया है और आने वाले चुनाव में उनका इस्तेमाल होने की बात हो रही है। तो एक IAS ऑफिसर, सिटिंग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, उसे सड़क पर जिसने मार दिया, वो हत्या हुई हो और सजा हुई हो, कोर्ट ने बाकायदा परीक्षण करके उन्हें दोषी माना और उन्हें नियमों में संशोधन करके जेल से निकाल दिया जाए, तो ये किस तरह का संदेश जा रहा है? बिहार नीतीश कुमार, जान पाया, नीतीश के लोगों ने बीच में कहा कि सुशासन बाबू भी कहा, मैंने पढ़ा नहीं कि कौन सा नियम चेंज किया है। पहले तो सजा जो होती थी 20 साल की होती थी, और आदमी जब 14-15 साल काट लेता था, उसका चरित्र अच्छा रहा है तो सरकारें अपने आप छोड़ देती थी। संविधान में सरकार को छोड़ने का अधिकार है जी। और जनरली 26 जनवरी 15 अगस्त को सरकारें तमाम लोगों को छोड़ती थी। अब आनंद मोहन पे क्या चार्ज थे, कितने दिन जेल में काट लिए हैं, और सरकार ने कौन सा नियम चेंज कर लिया है ये मुझे नहीं मालूम है। लेकिन खाली इस मारे कि वो MP था, ये MLA था, इस मारे जीवन भर जेल में रहे, ये भी एक सोचने वाली बात है। लेकिन इस समय जब अपराध के खिलाफ अभियान चल रहा है तो नीतीश जी को कानून चेंज करके हार्ड क्रिमिनल्स को बाहर नहीं छोड़ना चाहिए। यूपी में निकाय चुनाव चल रहे हैं और निकाय चुनाव में पिछली बार हरदोई में ही बीजेपी को पराजय मिली थी। उस समय आप समाजवादी पार्टी में थे और वो इलेक्शन हम लोगों ने कवर भी किया था। तो आपके नेतृत्व में यहाँ पर समाजवादी पार्टी जीती थी। इस बार आपके नेतृत्व में कैंडिडेट वही हैं जो समाजवादी पार्टी से थे पहले, इस बार बीजेपी से हैं। तो हरदोई तो दिख रहा है कि आप आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन मैं प्रदेश की बात करूंगा कि प्रदेश में क्या सिनेरियो दिख रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि तमाम जो टाउन एरियाज़ हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य पॉकेट्स हैं, वहाँ पर हमारी मजबूत स्थिति है, और उन्होंने टिकट वितरण में भी काफ़ी अपर कास्ट को भी बहुत से टिकट दिए हैं। इस बार लखनऊ से उन्होंने एक सीनियर जर्नलिस्ट को उतारा है। क्या दिख रहा है निकाय चुनाव का ओवरऑल मैंडेट किस तरह का आने वाला है? देखिए, नगर निगम करीब हम लोग 90% जीतेंगे। नगर पालिका पिछली बार भी हम लोगों ने 50% से ऊपर जीती थी, और इससे ऊपर अब की भी जीतेंगे, कोई इसमें दो राय नहीं है। बहुमत में हम ही जीतेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा विपक्ष भी आना चाहिए, जिससे लगे तो कि विपक्ष तो, जब हरदोई का चुनाव हो रहा है, अब विपक्ष है ही नहीं, विपक्ष विहीन चुनाव में मजा नहीं आ रहा कि हम क्या कहें, किसी की क्या बोले। हरदोई में मैं हरदोई का चुनाव लड़ा रहा हूँ, और निश्चित उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मतों से हरदोई नगर पालिका भाजपा जीतेगी। लेकिन बाकी मेरे नेतृत्व में नहीं हो रहा है, ना मैंने राजनीतिक टिकट की है, ना मेरा कोई नेतृत्व। मैं सिर्फ हरदोई सीट लड़ा रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बारे में भी हमारी कोई राय नहीं है, लेकिन जिस तरह योगी जी ने एक कुशल प्रशासक के रूप में एक अपराध के विरुद्ध जो अभियान चलाया है, उसने आम जनता के जीवन में बहुत बड़ी छाप डाली है, और लोगों का मन है कि 3 टायर की सरकार क्यों नहीं बीजेपी की बनवाए। हरदोई से जो आपका जब से जुड़ाव हुआ, आपका बचपन, आपका गृह जनपद भी, आपके पिताजी भी विधायक थे, यहाँ की जनता ने उन्हें भी बहुत सम्मान दिया, प्रेम दिया। तमाम पॉलिटिशियंस को हम लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश के हर जिले में एक नेता हुआ करते थे या हैं,
ऐसे बड़े व्यक्तित्व तो बहुत थे जिनका जनपदों से, बाराबंकी से बेनी बाबू को देखा जाता था, प्रयागराज से, इलाहाबाद से कई नेताओं का, बहुगुणा जी का कई लोगों का नाम लिया जाता था, लखनऊ से कई लोगों का नाम। लेकिन आपका जो टेन्योर रहा और आपका जो प्रभाव हरदोई में रहा, इतना लंबा प्रभाव, या इतना बड़ा, मैं ये भी कहूँगा कि इतना बड़ा राजनीतिक सौभाग्य शायद ही रेयर किसी को मिला हो कि लगभग 4-5 दशक ये जनपद आपके प्रभाव में ही संचालित हो रहा है। इसका राज क्या है? ईश्वर की कृपा और जनता का प्रेम। मैं तो दो ही चीज बता सकता हूँ। मैंने राजनीति में हरदम ये सोच के राजनीति की कि किसी गरीब को अपने घर से खाली जाने नहीं दूंगा, अपराधी को संरक्षण नहीं दूंगा, जो हो सकता है तुरंत बता दूंगा हो सकता है, जो नहीं हो सकता हाथ जोड़ के कह दूंगा नहीं हो सकता। झूठ बोलने के मैंने काम नहीं किया। और यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, एक बात और मैं जोड़ूंगा कि उस दौर में जब प्रदेश में चरम जातिवादी राजनीति का दौर रहा, तभी आप सफल रहे। जबकि आप अगर देखा जाए तो लोग जातियों को एक बड़ा सेगमेंट मानते हैं, एक सपोर्ट सिस्टम मानते हैं। आपकी जाति के वोटर भी बहुत बड़ी संख्या में नहीं रहे, फिर भी आपने सभी का समर्थन हासिल किया और इस जनपद में लगातार आप पावर में बने हुए हैं। इस जनपद में लगातार आपका क्रेज बना हुआ है और आपने कोई भी सियासी झंडा पकड़ लिया हो वो सफल हो गया हरदोई में। अभी तो हरदोई जनता का लगाव और हम पे विश्वास है। आज भी आप किसी से पूछ दीजिए हरदोई में घुसते कि नेता कौन है तो सिर्फ हमारा नाम लेगा। हरदोई में किसी से पूछ दीजिए वोट किसको दे रहे हैं, नरेश अग्रवाल को दे रहे हैं। मैं तो खुद ही कभी कभी नहीं सोच पा रहा हूँ, इतने लंबे राजनीतिक कैरियर में तो जनता बदलाव की बात करने लगती है, लेकिन मेरे ऊपर तो और भी तीसरी पीढ़ी तक आज हम पर विश्वास कर रही है। जी, सामने तीसरी पीढ़ी एक रहस्य बन गया है, पूरे यूपी में चर्चा होती है भाई नरेश जी उत्तर प्रदेश में, एक तो कुछ आपकी अपनी ऐसी राजनीतिक क्षमताएं हैं कि ताकत आपसे दूर नहीं रहती, आप ताकत से दूर नहीं रहते, सत्ता से आपका बेहतर तालमेल बन जाता है और मुझे लगता है कि उससे आप अपने लोगों को लाभान्वित भी करते हैं, अपने जो भी लोग आपके जुड़े रहते हैं। तो लगातार आप पावर में भी हैं, यूपी में कोई भी सरकार हो उससे आपके बेहतर संबंध रहे, आप सरकार में रहे या सरकार में ज़्यादातर आप रहे, आपके घर का कोई रहा और आपके अच्छे तालमेल भी रहे। तो इतना सारा मैनेजमेंट, इसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती होगी और मुझे लगता है कि बहुत बड़ी दिमागी कसरत भी होती होगी इसके लिए। ना मेरे देश में कम ही अग्रवाल हो गए जो रोजगार नहीं करते हो। अग्रवाल सबसे पहले रोजगार करता है फिर दूसरा काम करता है। मैं तो दिन रात राजनीति करता हूँ। आप तो मतलब सियासत के सबसे सफलतम चाणक्यों में से एक उत्तर भारत के अगर देखा जाए तो। आपको धन्यवाद। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं तो इस लायक नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर हूँ कि जीवन में कहीं नीचा देखना नहीं पड़ा हमको। जीवन में हरदम ऊपर उठता चला गया हूँ और 2-3 चीजों से राजनीति में बहुत बचा। एक तो चरित्र पर कभी आरोप नहीं लगा, पैसे का कभी आरोप नहीं लगा, व्यक्तिगत जीवन में कोई आरोप नहीं लगा और ये भी नहीं आरोप लगा कि हमने अपने किसी साथी को राजनीति के फायदे के लिए धोखा दिया। मैं जिसके साथ था हूँ, अब भी हूँ। आपका जो पॉलिटिकल ऑरा है, जो आपका अपना एक राजनीतिक व्यक्तित्व, एक प्रभाव है, मुझे याद है वो दौर जब आप बहुजन समाज पार्टी में गए थे, तब भी मैं जर्नलिज्म में था और आपके लखनऊ के मकान में जो है दरवाजे पे कुछ हाथी प्रकट हो गए, 2 हाथी प्रकट हो गए थे। उन हाथियों की फोटो पहले अखबारों में छपी और बाद में खबर आई कि साहब आप, और आपने उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक कांग्रेस जब बनी तब से हम लोग देख रहे हैं, उसके पहले भी। तो सियासत में क्या होने जा रहा है ये आप भांप लेते हैं पहले से, आपको पता चल जाता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये फला पार्टी को लोग समर्थन कर रहे हैं और जिधर जनता जिस तरफ जनता को चलना होता है उस तरफ आप पहले चल पड़ते हैं। तो ये इतना जबरदस्त आप एनालिसिस कैसे कर लेते हैं, अंदाजा कैसे लगा लेते हैं? इसमें तो ज्योतिष लोग आपका पूरा जीवन बता देते हैं क्या होगा। तो क्या ज्योतिष कर्मकांड में यकीन है? हम तो फिर 5 ही साल आगे तक का बताते हैं क्या होगा। तो हम उतने बड़े ज्योतिषी तो नहीं है,
लेकिन राजनीतिक ज्योतिषी जरूर है, और जो जनता से जुड़ा रहता है उसे जनता की भावना पूरी तरह से ज्ञात रहती है। तो मैं जानता हूँ जनता का मूड क्या, जनता क्या चाहती है। एक अंतिम सवाल करेंगे, वो जो नए बच्चे पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, नए लड़के जो आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, और बहुत से बच्चों में फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि 10-10 साल 15-15 साल पार्टियों में बड़ी मेहनत किए, कहीं टिकट नहीं मिल पाया, कुछ हासिल नहीं कर पाए, फ्रस्ट्रेट होके फिर किनारे हो जाते हैं। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो राजनीति में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आपके बहुत से विरोधी भी हैं जो भले ही आप जिस पार्टी में हैं उस पार्टी में भी विरोधी होते हैं, कई बार खुल के नहीं कहते लेकिन होते हैं। वो भी पीछे चर्चा करते हैं तो कहते हैं साहब हरदोई में कोई भी मसला होगा तो नरेश जी की ही बात मानी जाएगी। तो नौजवानों को क्या गाइड करेंगे, क्या टिप्स देंगे, क्या सुझाव देंगे? सियासत में आने वाले बच्चे, उनका समय खराब ज़्यादा ना हो, वो सदुपयोग करें अपने समय का, अपनी ऊर्जा का, और उन्हें सफलता का क्या सूत्र बताना चाहेंगे आप? मैं तो एक चीज पहला उनसे कहूंगा, बहुत जल्दी मत करो। लक्ष्य तक पहुंचने के जितने रास्ते हैं, पहले उन रास्तों का भ्रमण करो, उन रास्तों से कैसे निकलोगे सीखो। कुछ समय भी लग सकता है, लेकिन धैर्य रखने वाला और जनता में काम करने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है। और दूसरा, अगर निर्णायक है तो कभी नहीं असफल होगा। ये जो राजनीतिक लोग आज निर्णय नहीं लेते हैं, देख लूंगा, कर दूंगा, बात करूंगा, इस पर जनता विश्वास नहीं करती है। और जब आप इसी तरीके की लाइन बोलेंगे तो जनता विश्वास करेगी, और जब आप वास्तविकता बोल देंगे तो हो सकता है क्षण दो क्षण उसको बुरी लगे, लेकिन अंत में आपके साथ वो खड़ी रहेगी और आपको विजय मिलेगी, आपका भविष्य, आपका लक्ष्य जरूर पूरा। तो आपने नरेश अग्रवाल जी को सुना। उत्तर भारत के वो नेता हैं जिनके पीछे उनकी जाति बिरादरी का कोई बहुत बड़ा वोट बैंक नहीं है। हरदोई में राजनीति करके राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक बड़ी पहचान बनाई। देश के प्रधानमंत्री भी आपके बुलाए हुए कार्यक्रमों में आपके घर तक पहुंचे, और भारत में, खासतौर से उत्तर भारत में बड़े सियासी घटनाक्रम जब भी हुए तो नरेश अग्रवाल की एक बड़ी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में कई बार सरकारों को बनाने गिराने का भी जो कोई खेल चला, तो कोई भी खेल आपने उस खेल में पार्टिसिपेट किया हो, उसके बगैर कोई भी खेल अधूरा नहीं रहा। तो ये पूरा राजनीतिक जीवन आपका, नौजवान जो नेता हैं उनके लिए बहुत सारे प्रश्न भी, आपका जीवन बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी देता है। और पावर के साथ, सत्ता के साथ कैसे लंबा तालमेल बनाया जाता है, क्योंकि राजनीति में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका जरूर है, लेकिन आप अपने लोगों की सेवा करने के लिए, अपने क्षेत्र की सेवा करने के लिए आपको राजनीतिक शक्ति और सामर्थ्य की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सत्ता का बड़ा महत्व है। तो नरेश जी से आज हमने विभिन्न मुद्दों पर बात की, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों के लिए और नौजवान कार्यकर्ताओं के लिए आपका इंटरव्यू बहुत प्रोडक्टिव साबित होगा। द इंडियन ओपिनियन से जुड़े रहिए, जल्द ही फिर मुलाकात होती है, नए विषयों पर चर्चा होती है। धन्यवाद।